नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं और आप यह सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा में क्या आएगा या कौन से क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले 7 सालों से आपका बीए के क्षेत्र में साथ निभा रहा है और परीक्षा के अंतिम क्षणों में आप जब हमारे मॉडल पेपर को देख करके जाते हैं, आप निश्चित तौर पर एकदम से फुल कॉन्फिडेंट में जाते हैं और परीक्षा में अच्छा करके आते हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं उन्होंने कम से कम 88, 89 और कई जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है उसमें 90-92% तक नंबर लेकर के आए हैं। ऐसे में लिखित परीक्षा को लेकर के आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, गुरुजी लिखना कैसे है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे आएंगे। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगा। पेपर आपको दिखा करके फिर उसको सॉल्व करूंगा आपके सामने लाइव प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस की यह क्लास जिसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। यहां से बनने वाले कम से कम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 या 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के 2025, 26, 27, 28, 29, 30 सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर को दिखाता हूं, जिन प्रश्नों को मैं सॉल्व करने वाला हूं उस पेपर को दिखाता हूं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और यह पेपर अब की बार का ही है। ये पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का और यहां से परीक्षा में खूब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर है आपका ये मेजर कोर्सेस है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर। ये आपका फर्स्ट पेपर कह सकते हैं या फिर आप जो चाहें इसको मतलब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्नों को आपको बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको बताएंगे। इसको को लेकर के निर्देश दिया जाता है कि 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। बेसिकली 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, किसी किसी में 8 क्वेश्चन, किसी किसी में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। और आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर अगर 10 क्वेश्चन करने हैं तो लघु उत्तरीय में 4 ही करने होंगे, दीर्घ उत्तरीय में 1 ही करने के लिए बोलेगा, इस तरीके से। या फिर अगर यहाँ पर 5 बोलेगा तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का भी और कम से कम आपका 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का बोलेगा। यानी कि पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं यही सब आते हैं, तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्क्रीन पर देखेंगे। थोड़ा सा तबीयत मेरी डाउन है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इन सभी प्रश्नों की कि आज के बाद में कुछ भी आपको ना तो कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ चीज याद करने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ आपको समझ आएगा। व्हाट आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 मुख्य उत्तरदायी कारकों को बताइए। बढ़िया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 मुख्य उत्तरदायी कारक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई सारे कारक है, लेकिन जो 2 मुख्य कारक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द सेफ्टी वैल्यू थियरी इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन इंडिया? यानी कांग्रेस के गठन में अभय दीप सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रौलट एक्ट क्या है? रौलट एक्ट के बारे में बताएं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर अभी मैं जस्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले आप देख लेंगे कौन कौन से पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर उसके बाद में इस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका ये। अंडर विच एक्ट द डियार्की वाज फॉर्म्ड? यानी किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई? बढ़िया प्रश्न है आपका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी थी? यानी व्हिच प्लान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन इंडिया? बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता का संवैधानिक आधार क्या है? भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है वैसे अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक
भाग 2 के नाम से जाना जाता है। इसी में नागरिकता का प्रावधान है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के योग्य होगा। ठीक है, पूरी जानकारी दी गई है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चयन की योग्यता क्या है, उसकी योग्यता के बारे में बताएं। यानी कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने बहुत जरूरी है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बहरहाल अभी आप जो है इस प्रश्नों को देखिए, बस देखते जाइए। आप अंत तक वीडियो को देख लेंगे तो जीरो से जीनियस तक, शून्य से शिखर तक की क्लास है ये। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी इस वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक पुनराविलोकन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रेजेंट नंबर्स ऑफ टोटल सीट्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा। वर्तमान में राज्यसभा एवं लोकसभा की सदस्य संख्या लिखिए, कितनी है? बढ़िया प्रश्न है आपका। तो ये सारे क्वेश्चन है। और 10वां प्रश्न आपका आते लघु उत्तरीय का, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, इसके बारे में बताएं। भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है उसको बताना है आपको। अब खंड बा यानी कि सेक्शन बी की बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं, 7-8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल अभी क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत के संवैधानिक विकास के चरण कौन कौन से उसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, राइट द मेन फीचर्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं बताएं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई फंडामेंटल ड्यूटी डिस्क्राइब? मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता बताएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच क्या अंतर होता है, उल्लेख कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में बताएं। कमेंट ऑन द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में उल्लिखित 5वीं अनुसूची पर टिप्पणी कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका है, एवल्यूट सेंटर स्टेट रिलेशन। केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊं। खंड 7 की बात की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते, लगभग में आपको 500 या 450 शब्दों में लिखा जाएगा, बोला जाएगा। एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वही अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, डिस्कस द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, इसमें बेटा भाग 3 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में जो है 6 है, जो कि संपत्ति का अधिकार को अब जो है एक विधिक अधिकार, मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार हो चुका है, वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, अनुच्छेद 30 में था। अगला क्वेश्चन आपका है, थ्रो लाइट ऑन कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों पर प्रकाश डाली। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चले, अब मैं इसको बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूरा पेपर मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। पॉलिटिकल बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये। ठीक है, आइए खंड आ, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 मुख्य उत्तरदायी कारकों को बताइए। आइए बताते हैं भाई, 2 कारक कौन कौन से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्तरदायी हैं। पहला कारक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे कई जटिल कारण थे, जिनमें से 2 मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है आपका पश्चिमी शिक्षा और विचार। ठीक है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा और उसका जो विचार है, थॉट है, उसकी वजह से अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक पश्चिमी विचारों से परिचित कराया। इसने भारतीयों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की, और यही कारण था कि भारत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और भारतीयों के अंदर जो था वो एक प्रकार से क्या आया,
विचार आया, ठीक है, आंदोलन करने का या भारत को स्वतंत्र कराने का। अगला जो कारण है वो ये कारण है आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सरकार की भेदभाव पूर्ण आर्थिक नीतियों जैसे भू राजस्व प्रणाली और भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश ने जनता में भारी असंतोष पैदा किया। खास करके दादा भाई नौरोजी का जो धन के निष्कासन का सिद्धांत था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी, धन निष्कासन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो अंग्रेज लोग हैं यहां से जो है धन बाहर ले जा रहे हैं, यानी यहाँ का धन जो यहाँ के विकास के लिए लगना चाहिए वही धन अंग्रेजी सरकार के विकास में लगता है, अंग्रेज जनता के विकास में लगता है, और अंग्रेज लोग जो है उसको ब्रिटेन ले जाते हैं यहाँ का धन। इस चीज को जनता के बीच में लाने के लिए इन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है, इन्होंने बड़ी जबरदस्त पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश संसद में भी मौका मिला। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। लोगों को यह समझाया कि कैसे अंग्रेज भारत को गरीब बना रहे, कैसे लूट रहे हैं। ये दो कारण रहा जिसकी वजह से भारत में आंदोलन जो था उसका उदय हुआ। तो ये दो कारण मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कांग्रेस के गठन में अभय दीप यानी सेफ्टी वैल्यू सिद्धांत क्या है। अभय दीप सिद्धांत की अगर बात की जाए तो अभय दीप सिद्धांत या सेफ्टी वाल्व कहते हैं। इस सिद्धांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित एक प्रसिद्ध धारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सरकार यानी विशेष करके वायसराय जो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था उसने एओ ह्यूम का उपयोग करके कांग्रेस का गठन इसलिए करवाया था ताकि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक संवैधानिक मंच दिया जा सके, और वो उस मंच से जब हमारी तक बातें पहुंचाएंगे हम उनको आश्वासन देते रहेंगे कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन हम अंततः उनका काम नहीं करेंगे। और बेसिकली लॉर्ड डफरिन लोगों ने कहा कांग्रेस जब संस्था बनी, अर्थात एक्चुअली में हुआ क्या कि ये एक ब्रिटिश रिटायर था एओ ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम जो था यही संस्थापक माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो आज कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। उसका संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम हुआ करता था। 1885 ईस्वी की बात है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। पुणे में इसका अधिवेशन होना था पहला, लेकिन चूंकि वहां पर प्लेग फैला हुआ था, ऐसी स्थिति में पुणे वाला मामला कैंसिल किया जाता है और बंबई में ही एक महाविद्यालय है गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, उसी महाविद्यालय में अधिवेशन जो है वो शुरू करने के लिए एकदम से सभी लोग राजी हो जाते हैं। पहली अध्यक्षता करी थी, पहले अध्यक्ष थे इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब वो बनाए गए। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम चलता रहा। अब यहां पर प्रश्न ये उठता था, कुछ लोगों ने कहा कि ये जो सेफ्टी वाल्व के रूप में, चूंकि जनता में आक्रोश था, जनता चूंकि 1857 क्रांति के बाद से जनता को लगने लगा था कि अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहिए, और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार जो है स्वदेशी मूवमेंट हो या तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे, तमाम चीजें चल रही थी। स्वदेशी मूवमेंट नहीं, उससे पहले भी तमाम सारी चीजें की जा रही थी, तमाम आंदोलन हो रहे थे, भारतीय जनता ब्रिटिश से खिलाफ थी। ऐसे में लॉर्ड डफरिन ने सोचा कि क्यों ना हम एक चाल चली जाए, तो सेफ्टी वाल्व की चाल चली, अभय दीप का सिद्धांत जिसको कहते हैं। इसने क्या किया, एओ ह्यूम को एक प्रकार से, ऐसा लोगों ने कहा, एओ ह्यूम जो है इसी का चमचा, मतलब इसी के द्वारा बताया गया है, इसी ने एक प्रकार से उसको बताया कि आप जाकर के ऐसा बनाओ ताकि वो लोग एक मंच के माध्यम से बातें कहें और चिट्ठी लिखते रहेंगे, हम उसका जवाब नहीं देंगे, और वही चीजें होती भी रही, आप देखेंगे। इसलिए जो है करवाया ताकि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक संवैधानिक मंच दिया जा सके। उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था 1857 जैसी किसी दूसरी बड़ी क्रांति को रोकना, ताकि 1857 की कोई दूसरी क्रांति ऐसे ना हो जाए जैसे 1857 में हुई थी। जिस तरह प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व फटने से बचाता है उसको, कुकर को, उसी तरह कांग्रेस को ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के लिए एक माध्यम माना गया ताकि जनता का गुस्सा शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल सके, और कांग्रेस एक संवैधानिक संस्था के रूप में बनी, और वो अपनी बातों को पत्रों के माध्यम से बड़े ही विनय पूर्वक जो है पत्र लिखते थे, और उस पत्र को उठा करके इसे किसी उसमें फेंक दिया जाता था, कूड़ेदान में, गार्बेज में, ठीक है, उसमें डस्टबिन में गार्बेज की तरह, ताकि जो है वो पड़ा रहे वहीं पर। तात्पर्य है कहने का कि एक सेफ्टी वाल्व हो गया कांग्रेस की स्थापना क्या है, सेफ्टी वाल्व, यानी कि अब अंग्रेजों के खिलाफ कोई दूसरी ऐसी घमासान रणनीति हमने, चूंकि भारतीय लोगों की संस्था है, संस्था के माध्यम से बातें कहेंगे तो संवैधानिक तरीके से कहेंगे, नहीं तो संस्था हम भंग कर देंगे।
ऐसे में उनको एक मतलब लॉलीपॉप टाइप का दिया गया, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। ठीक है, कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस में जो नरम दल के नेता हैं वो बार बार अपनी बातों को पत्र के माध्यम से, सभी माध्यम से करते हैं। और यही बात आप देखते हैं जब बाद में बुरी लगती किसको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को, इसीलिए उन्होंने अलग कांग्रेस का बंटवारा कर दिया, अलग अपने आप को कर लिया इससे। ठीक है, तो गर्म दल की स्थापना हो जाती है, तो यही सेफ्टी वाल्व है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका चुका, रौलट एक्ट क्या है। रौलट एक्ट की बात की जाए तो 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था रौलट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रौलट एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून के नाम से। इसका आधिकारिक नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, इसी को रौलट एक्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। प्रावधान इसमें यह था कि इस कानून के तहत सरकार को यह शक्ति मिल चुकी थी कि वह किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे या किसी वारंट के डायरेक्ट उसको उठा करके अंदर डाल सकती है, केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती है। ऐसा सरकार के खिलाफ, मतलब ऐसा जो है उसको मिल चुका था इस एक्ट के द्वारा। रौलट एक्ट पास हो जाने से क्या हुआ कि भारतीय एकदम जानवर बन करके रह गए। तात्पर्य है कि भारतीयों को बिना वारंट के, बिना पूछताछ के संदेह है कि फलाने व्यक्ति पर, तो उसको उठा करके तुरंत जेल में डाल दो, इससे पूछो नहीं कि ये एक प्रकार से अपराधी है कि नहीं है। आरोपी छोड़ो, अपराधी डायरेक्ट घोषित हो जाते थे भारतीय, उनको 2 साल तक जो है जेल में उठा करके डाल दो, कोई उसमें रोकेगा नहीं। ठीक है, कोर्ट कचहरी कोई नहीं चलेगा, कुछ भी मुकदमा नहीं होगा, ये चीजें थी। प्रभाव इसका ये पड़ा कि भारतीयों ने इसका खूब जम करके विरोध किया, ना दलील, ना वकील, ना अपील के नारे के साथ इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें ना कोई दलील दे सकते थे आप, ना वकील रख सकते थे, ना ही कोई अपील कर सकते थे, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का खिलाफ था उस समय, विश्व मानवाधिकार के अधिकारों के खिलाफ था। ठीक है, तो उस नारे के साथ किया। इसी एक्ट के विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी दुखद घटना हुई थी। रौलट एक्ट का विरोध ही हो रहा था, ऐसी स्थिति में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। पंजाब अमृतसर में आप देखते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के विरोध में हुआ था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। और आप देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना मशहूर है, उसी के बाद से आप देखते हैं कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं। अगला क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन यानी कि ड्वायरकी की स्थापना की गई थी। भारत में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मांटेग्यू चम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, और 1919 के अधिनियम को हम मांटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। तो मांटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहते हैं। इसके तहत की गई थी द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में। व्यवस्था ये थी कि इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक आरक्षित विषय था रिजर्व, और दूसरा था हस्तांतरित, जिसको ट्रांसफर्ड कहते हैं। आरक्षित विषयों जैसे कि वित्त या पुलिस पर निर्णय गवर्नर करते थे और उनकी परिषद लेती थी, यानी गवर्नर और उनकी परिषद, जैसे कोई फाइनेंशियल मामला है, कोई पुलिस का मामला है, उस पर निर्णय कौन लेगा, उस पर निर्णय लेगा जो ये होंगे गवर्नर होंगे, और जो उसकी परिषद होगी वो निर्णय लेगी। जबकि जो हस्तांतरित विषय हैं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को दी गई कि भारतीय लोग इस पर निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, जो निर्वाचित है, जिनका चुनाव हुआ है। यह व्यवस्था सत्ता के दोहरे नियंत्रण को दर्शाती थी, जिसे द्वैध शासन कहा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी थी, बताओ भैया। भारतीय संविधान सभा का गठन जो भा रहा उसके लिए कौन सी योजना उत्तरदायी थी, का बताओ। देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में भा रहा। कैबिनेट मिशन योजना आई थी ब्रिटेन से, उस योजना के तहत कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्ताव के आधार पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, 1946 में। विवरण इसका कुछ इस तरीके से है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए इस मिशन में 3 सदस्य थे उस समय। एक का नाम था सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया, और पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर नाम के 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पेश किया था। इस योजना ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव की विधि, यानी चुनाव कैसे किया जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में बताया, और सीटों के वितरण का खाका तैयार किया कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा भारत में। इसी के आधार पर जुलाई का महीना था 1946,
ईस्वी में चुनाव हुआ भारत का, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे सर्वसम्मति से, क्योंकि एक उसको चलाना था सभा को, संविधान सभा को, उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वरिष्ठ व्यक्ति थे उसमें, उन्हीं को सर्वसम्मति से बना दिया गया था। 2 दिन के बाद में, इसके 2 दिन के बाद में दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन जो है भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है बना दिया गया, सर्वसम्मति से चुने गए वो, ठीक है, निर्विवाद रूप से चुने गए, और उनको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। जितनी भी सभाएं होती थी, कुछ भी बातचीत होती थी, संविधान सभा में डिस्कस होता था, जैसे संसद भवन में डिस्कस होता है ऐसे, तो उसके बाद में ही पास होता था, तब से करके संविधान बना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत में नागरिकता का संवैधानिक आधार क्या है, बताएं। भारत में नागरिकता का संवैधानिक अधिकार बताएं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किन का है। तात्पर्य है कहे कि संविधान जो है वो भाग 1 का अवकाहत है, भाग 2 में नागरिकता है कि भारत के नागरिक कौन होगा, कौन भारत में नागरिकता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो है भारत की नागरिकता आपके पास नहीं है तो आपको कैसे मिलेगी, सारी चीजें, कैसे आपकी नागरिकता चली जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। भाग 2 की बात की, इसमें नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा भैया, तो भाग 1 में क्या है भारतीय संविधान में? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। किसका राज्य क्षेत्र? भारत का। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये पहला मतलब पहला पार्ट है आपका, पहला भाग है राज्य क्षेत्र। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है भारतीय संविधान के? पहले अनुच्छेद में लिखा है, क्या लिखा है? इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। भारत वैसे संघ तो है भारत राज्यों का, लेकिन एक अर्ध संघीय व्यवस्था भारत में काम करती है। अच्छा, विशेषता क्या है नागरिकता की? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप उत्तर प्रदेश चूंकि भारत में है, तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं मिलती है, आपको केवल भारत की नागरिकता मिलती है। यानी आप केवल भारत के नागरिक हैं, ना कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे अमेरिका में बेटा दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि अमेरिका में 2 नागरिकता आपको मिलती है। एक तो जैसे आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की, और दूसरा आपको अमेरिका की। जैसे अमेरिका में, एक मिनट के लिए मैं मानूं, एक कैलिफोर्निया नाम का स्टेट है, राज्य है, आपको कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप मिलती है, नागरिकता मिलती है, और आपको अमेरिका की भी नागरिकता मिलती है। तो वहां आप 2 नागरिकता आपके पास होती है, एक कैलिफोर्निया की और दूसरी अमेरिका की। लेकिन भारत में क्या है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं बेटा, ना कि नागरिक। निवासी माने रहने वाला, नागरिक माने कि आप वहां आपके नागरिक है एक औपचारिक तौर पर, निवासी नागरिक नहीं होते हैं। ये बात आप कान खोल करके ध्यान से बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में, जो नागरिकता होती है वो अलग है और निवासी अलग है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ना कि नागरिक हैं। आप भारत के केवल नागरिक है बस। चाहे मणिपुर का व्यक्ति हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मलयालम, कहीं का भी, मतलब कर्नाटक, केरल, कहीं का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, वो भारत का केवल नागरिक होगा। और किसी जो है नागरिक नहीं मिलेगा कि जम्मू कश्मीर का नागरिक है। अब जम्मू कश्मीर वाला भी सिस्टम खत्म। अब भारत का व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। इसी का मतलब होता है एकल नागरिकता। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ का व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य का नहीं होता, वो निवासी होता है न सब। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सके। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जो नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने की शर्तों को विस्तार से बताता है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति के चयन की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, भारत के नागरिकता मतलब भारत के राष्ट्रपति के चयन, यानी भारत के नागरिक जो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रावधान जो है अनुच्छेद 53 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक, या अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 जो है वो बताता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है। अनुच्छेद 52 बताता है कि राष्ट्रपति
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 58 उसके चुनाव प्रक्रिया को समझाता है। ठीक है, और 58 में कहा गया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना जरूरी है। कौन कौन सी योग्यता? पहली योग्यता होनी चाहिए उसकी कि वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो भारत का सिटीजनशिप हो, कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता, उसको भारत की नागरिकता अनिवार्य है। दूसरी बात, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी 35 साल का व्यक्ति हो तब वो राष्ट्रपति के चुनाव के योग्य होगा। इसके अलावा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो, यानी उसके पास एक लोकसभा का सांसद यानी सांसदी जीतने का एक प्रकार से उसके पास जो है व्यवस्था, यानी सांसदी जीतने की उसके पास जो है टैलेंट हो, गुण हो। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर काम ना कर रहा हो, यानी वो किसी लाभ के पद पर ना हो तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो किसी के लाभ के पद पर होगा तो वो उसको नागरिकता मतलब कि उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अतिरिक्त शर्त यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में इसमें आपका लोकसभा, संसद और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं। निर्वाचित मतलब जिनका चुनाव हुआ है, जैसे सांसद लोग वही वोट देंगे जो जनता के द्वारा चुन करके गए हैं, और राज्यसभा के लोग भी देंगे। एक होते हैं मनोनीत सांसद। मनोनीत कौन से होते हैं? जैसे लोकसभा में 2 सांसद मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12। अब ये 12 कहां से जाते हैं बेटा? 12 जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, कोई शिक्षा से, कोई खेल से, कोई कहीं से। जैसे पहली बार खेल से एक सांसद चुने गए थे राज्यसभा में, जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया था, जो कभी नहीं गए संसद भवन में। ठीक है, तो 12 लोगों को जो राष्ट्रपति चुनता है, तो भाई किसी राष्ट्रपति मान लेते हैं रामनाथ कोविंद जी ने 12 लोगों को चुना, ठीक है, संसद में राज्यसभा में। अब भाई 12 लोग जो रामनाथ कोविंद जी ने चुना है, अब जब उनका चुनाव होगा रामनाथ कोविंद जी का और उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी लड़ेगा, तो ऐसे में रामनाथ कोविंद जी को 12 वोट मिल नहीं जाएगा, ये क्या होगा? ये फिर घपला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इनको नहीं, इनको डालने का अधिकार नहीं है। जिनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। जो चुन करके जाता है उन्हीं को वोट डालने का अधिकार है। जैसे विधायक देंगे वोट, सांसद देंगे वोट, राज्यसभा के सांसद देंगे और विधान परिषदों के यानी एमएलए, एमएलसी ये सब वोट देते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो मनोनीत हैं वो वोट नहीं देते हैं, बस कि जो निर्वाचित हैं वही वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू यानी संसद अपनी मनमानी न कर पाए, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान रखा गया है। इसमें होता यह है कि जैसे मान लेते हैं कि संसद ने कोई जो है कानून पारित किया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकती है, देख सकती है कि भाई तुम्हारा गलत है कि सही है, संविधान के दायरे में है कि नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर माने दोबारा, अवलोकन माने देखना। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका माने जो कानून को बनाती है उसको विधायिका, जो कानून को लागू करवाती है उसको कार्यपालिका, जो कानून से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करवाती है उसको न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। तो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है कौन? न्यायपालिका। जो विधायिका ने कानून को बनाया है और जिस कानून को कार्यपालिका ने आदेश देकर के लागू करवाया है, क्या दोनों संविधान के अंतर्गत हैं या नहीं है, कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं है, उसको जांचने का अधिकार किसी के पास है तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश उसको चेक करते हैं। हाई कोर्ट, अगर विधानसभा में कोई ऐसा दिक्कत है तो हाई कोर्ट देखेगा, और केंद्र स्तर पर मामला चला गया है संसद वाला तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान के दायरे में कोई कानून है अथवा नहीं है, इस चीज की जांच और इस चीज को देखता है, और अगर दोषी मिलते हैं ये लोग तो फिर उसको बदल देता है, भाई इसको हटाओ, ये कानून नहीं चलेगा। ठीक है, संविधान के अंतर्गत ही चीजें होंगी। इसका कार्य यह है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगी और शून्य घोषित कर सकती है, फिर वो मान्य नहीं होगा। महत्व इसका यह है कि यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है और सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है और नागरिकों का मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तात्पर्य यह है कि अगर यह अधिकार ना मिले तो संसद जो मन हो काम करे, जो मन हो तो कानून पारित करवा लिए और जनता पर लागू कर दिए, ऐसे में तानाशाही बढ़ जाएगी। इसीलिए
न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान में बाकायदा लिखा गया है कि जो है न्यायपालिका उसको चेक कर सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में इसका आधार मुख्य रूप से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में आपको मिलता है। जैसे अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट है। न्यायपालिका इस 5 प्रकार के रिटों के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, नागरिकों की रक्षा करती है और सब कुछ इसमें बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है, इसको भारतीय संविधान के जो है मुख्य व्यक्ति निर्माताओं में से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। इसको अनुच्छेद 32 को, ठीक है, किसने कहा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साहब का, वर्तमान में राज्यसभा एवं लोकसभा की सदस्य संख्या लिखिए। देखिए उत्तर लिखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की वर्तमान सदस्य संख्या इस प्रकार है। प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? भारतीय संसद के दोनों सदन, खासकर राज्यसभा और लोकसभा में जो संख्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा में को निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर 5 साल पर भंग हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। अच्छा, इसी को प्रथम सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें डायरेक्ट शामिल होते हैं। तो जिन सांसदों को हम यहाँ से चुनते हैं वो लोकसभा में जाकर के बैठते हैं, और जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं चुनते वो राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं। उनका भी चुनाव होता है लेकिन उनको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। ये सभी सदस्य संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता इनको वोट देती है। आपके इसे हमारे एरिया के गोंडा लोकसभा क्षेत्र से कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया सांसद हैं। बगल से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है सांसद नहीं है, उनके सुपुत्र, उनका कुछ नाम है, वो सांसद है। ठीक है, उनके पुत्र सांसदी का चुनाव लड़े, उनके स्थान पर जो है चूंकि उनको टिकट नहीं दिया गया था, तो जो धरना वगैरह चल रहा था दिल्ली में उसको लेकर के इनको शायद टिकट नहीं मिला था, इनके सुपुत्र को मिला था, तो वो चुनाव लड़। तो ऐसे में जो है यहाँ से ऐसे ही अलग अलग जगहों से अलग अलग जो है सांसद लोग जाते हैं और वहां पर बैठते हैं, जिनको जनता खुद चुनती है, जनता के लोकप्रिय होते हैं। जनता इनको खुद चुनती है और ये जाकर के वहां पर अपनी जनता की बातों को रखते हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं ये। ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है? पहले 2 एंग्लो इंडियन को एक प्रकार से नियुक्त करते थे लोकसभा में। एंग्लो इंडियन माने होता है कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि आधा भारतीय हो आधा विदेशी हो, ऐसे व्यक्ति जिनके माता या पिता अंग्रेज हो और यहीं पर बस गए हो, यहाँ की नागरिकता उनको मिल गई हो, उनके बच्चे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। वो भी बन सकते थे लेकिन अब शायद इसको खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा की बात की तो लोकसभा की होगी राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, और जनता इसको द्वितीय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष चुने गए प्रतिनिधि नहीं शामिल होते। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। इसमें 233 सदस्य संख्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं उसको राष्ट्रपति जो होता है मनोनीत करता है, और ये 12 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने को पाते हैं। ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कला बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है तो उसको सांसद बना लिया गया ताकि वो कला के बारे में बताए और उसके बारे में कानून बन सके संसद में। साहित्य, कोई व्यक्ति साहित्य में अच्छा काम कर रहा है तो उसको बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोई व्यक्ति विज्ञान का बढ़िया साइंटिस्ट है तो उसको भी लोकसभा की सदस्यता मिल जाती है, साहित्यकारों को मिल जाती है, और समाज सेवी लोग यानी जो समाज की सेवा कर रहे हो बहुत दिनों से उनको भी राज्यसभा की सदस्यता मिल जाती है, या राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर लेता है अगर उनका काम अच्छा रहता है तो, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को संसद में जाकर के बता पाए, चर्चा कर पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका। भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है बताइए। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, सरकार का कोई अधिकार इस पर नहीं होता। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि इसकी मदद के लिए बनाए जाते हैं। चुनावों का संचालन करवाना इसका सबसे पहला काम होता है, चुनाव करवाना। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, संसद के सांसदों का चुनाव हुआ, राज्यसभा विधानसभाओं के विधायकों का चुनाव हुआ। ठीक है, तो एमपी एमएलए सबका चुनाव जो होता है
यही करवाता है। विधानसभाओं के चुनाव का निरीक्षण करना हुआ, नियंत्रण करना हुआ, चुनाव पूरा संपन्न करवाना हुआ, सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, कुछ भी बोलो, इसी को निर्वाचन आयोग, इसी को चुनाव आयोग, दोनों के नामों से जानते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना भी इसका काम है। समय समय पर मतदाता सूचियों को अपडेट करना ताकि नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा सके, ये भी इसमें होता है। साथ ही साथ में आचार संहिता लागू करना। आप देखते हैं आचार संहिता लागू होती है कब? चुनाव के 1 महीने या 10 दिन पहले। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता बनाना और उसका पालन सुनिश्चित करवाना, ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही आता है। दलों को मान्यता देना यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मान्यता देना, उनको चुनाव चिन्ह बांटना, ये सब अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग का ही। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना देना, यह सब काम किसके पास है? चुनाव आयोग के पास ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसको जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम व्हाट्सएप पर, और अपने सब्जेक्ट, आप जितने भी सब्जेक्ट होंगे लिख दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, लेकिन अभी क्योंकि 9 वर्ष आ रहा है, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपके लिए ऑफर कर दिया गया है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आप देते हैं तो केवल 100 रुपए फीस आपकी है। पहले भी 100 रुपए ही थी। 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट, मेजर माइनर को करिकुलर सबका आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए में। फीस आप कैसे जमा करेंगे? आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, किसी दुकान से जाकर के जमा करवा सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, गुरुजी हमने आपके पास फीस जमा कर दी है, आप हमको ग्रुप से जोड़ दे, तो आपको जोड़ दिया जाएगा, और वहीं पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था। लेकिन अब की बार चूंकि बहुत सारे बच्चे सेकंड सेमेस्टर तुरंत जाएंगे, क्योंकि पेपर आपका जनवरी महीने में ही आपका है। ऐसे में प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का एक साथ जो है कोर्स की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको दोनों एक साथ लेना है। क्या दोनों एक साथ लेने पर हमारा 200 रुपए लगेगा? कुछ रियायत करेंगे। देखिए, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100, सेकंड की 100, यानी 200 रुपए फीस आपकी हो जाती है। लेकिन 9 वर्ष का ऑफर चल रहा है, ऐसे में 200 रुपए आपकी फीस ना लग करके केवल 150 रुपए आपके लिए फीस रख दी गई है, यानी 50 रुपए आपके लिए डायरेक्ट कम कर दिया गया है। तो आप 150 रुपए फीस जमा करके आप फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अभी आपको फर्स्ट में जोड़ा जाएगा, फर्स्ट की क्लास होने के बाद आपको सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको बिना फीस की। तात्पर्य यह है कि आपको 150 रुपए अगर आप खर्चा करते तो आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो सब कुछ आपको मिलने का प्रयास रहेगा, तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर की पूरी 6 महीने तक की क्लास भी आपको इसमें मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरी क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको, जैसे आपको ये बोर्ड पर दिख रहा पूरा पेपर साल फॉर्म में, तो पेपर भी मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ऐसे 4-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, सभी के मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी फर्स्ट एड एंड हेल्थ अगर को करिकुलर में है तो उसको मिल जाएगा, और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, इन सभी का आपको मिल जाएगा। कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा, कहीं पर आपको जाना नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक फायदा ये होगा, जैसे आप किताब खरीदते हो, सीरीज खरीदते हो, सीरीज खरीदने में आपको कितना पैसा मतलब कितना पैसा लगता है? जैसे एक सीरीज या किताब खरीदेंगे 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की पड़ेगी, तो 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज कितनी हो जाएगी? 300 रुपए की आप एक सेमेस्टर में सीरीज लेते हैं। 2 सेमेस्टर की सीरीज का दाम कितना हो जाएगा आपका? 600 रुपए सीरीज, कम से कम 2000 या 1000 रुपए किताब आ जाएगी आपकी। ठीक है, दोनों सेमेस्टर की मिला करके, तो आपका 1600-1700 रुपए ऐसे चले जाते हैं। आप इन चीजों को आप नहीं अगर कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप किताब वगैरह से अगर पढ़ते तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखी रहती, समझ में भी कम आता है। ऐसे में मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ, पीडीएफ में ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, सरल भाषा का प्रयोग रहता है। तो ऐसे में क्या है आपका कि 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जा रहा है सभी सब्जेक्ट का। ये बेटर है कि वो बेटर है, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। आप फीस किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं, आराम से पढ़िए 150 रुपए में दोनों सेमेस्टर के लिए। ये ऑफर लिमिटेड है और कम समय के लिए है, जितना जल्दी जुड़ेंगे आप ही का फायदा है। आज ही एसएमएस करें और नामांकन तुरंत करवा लें, देर ना करें, क्योंकि एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए आराम से, पीडीएफ नोट मिल जाएगा, उसको देख करके जाइए, परीक्षा में अच्छा करके आइए। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कांग्रेस के शुरुआती चरण, खास करके 1885 से 1905 का जो समय है,
उसको उदारवादी चढ़ कहते हैं। 1905 से लेकर के 1916 तक जब तक मिल नहीं जाता तब तक जो है गर्म दल रहता है। इस काल में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का दबदबा रहा था। हालांकि दबदबा क्या रहा, ये लोग जो है चिट्ठी उठी लिख करके अपना जो है काम करवाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन इनकी बातों को सुनते नहीं थे अंग्रेज अधिकारी। उदारवादियों की मुख्य भूमिका और कार्य क्या रहा, देखिए, संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे। उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उनको पता था कि अंग्रेज लोग हमको न्याय जरूर देंगे। वे प्रार्थना पत्रों, ज्ञापनों और सभाओं के माध्यम से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश किया करते थे उदारवादी नेता। दूसरी बात है राजनीतिक चेतना का विकास। उन्होंने भारतीय जनता को संगठित किया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना जो है उसको जगाया। उन्होंने भारतीयों को यह भी समझाया कि वे एक राष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राजा अलग अलग जनता को अपने पाठ पढ़ाते थे कि भाई हम ये राज्य, छोटा सा राज्य मेरा यही है, इसी को हम देखेंगे। जबकि इन नेताओं ने किया कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कोशिश जरूर की। आर्थिक शोषण का पर्दाफाश हुआ। दादा भाई नौरोजी जैसे विद्वानों ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से दुनिया को बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। यहाँ का धन विदेश में ले जाकर के, जो ब्रिटेन में ले जाकर के अपना जो है काम कर रहा है, और भारत के लोग जो है गरीब का शिकार है। भारत में बेरोजगारी, भुखमरी फैली है और यहाँ का धन जो है विदेशों को जा रहा है। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और विधायी परिषदों यानी काउंसिल्स में विस्तार की मांग करी, जिसके परिणाम स्वरूप 1892 का परिषद अधिनियम भी आया इसी को लेकर के। निष्कर्षता कह सकते हैं कि यद्यपि उनकी नीतियां भिक्षावृत्ति कह करके बाद में नकारी गई हैं, मतलब बाद में उनको कहा गया कि हमने भीख मांगी। ऐसे बहुत सारे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस क्या ही कर डाला 20 सालों में, क्योंकि भीख ही मांगी है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से आई बेग टू ऐसे लिख करके भेजा करते थे। बहुत सारे नेताओं ने कहा इस चीज को, नरमपंथी नेताओं को, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की वह मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चल करके गांधी जी और उग्रवादियों ने विशाल इमारत खड़ी कर दी। तो कहीं ना कहीं एक आधार तैयार किया था इन उदारवादी नेताओं ने ही आंदोलन की। अगला क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का परीक्षण कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? देखिए, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रहार था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का नारा भी इसमें आया, करो या मरो का। आंदोलन का महत्व यह रहा कि करो या मरो का नारा सबसे पहले आया। गांधी जी के इस नारे ने भारतीय जनता के मन में अंग्रेजों का भय निकाल दिया। पहली बार भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया। और गांधी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने भी कह दिया कि अहिंसा परमो धर्मा। उसके आगे वाला भी श्लोक जनता को बता दिया कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव चा। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं, करो या मरो का नारा दिया और जनता एकदम से आक्रोश में आ गई। जनता ने एक प्रकार से फिर तबाही मचा करके रख दिया। अंग्रेजों की जो कुर्सी थी, पूरा ब्रिटेन, पूरी संसार हिल गए इस आंदोलन से। इतना भयानक आंदोलन हुआ। नेतृत्व विहीन विद्रोह। आंदोलन के शुरू होते ही बड़े नेताओं को उठा करके जो है जेल में डाल दिया गया था। अगर इस आंदोलन में नेताओं को जेल में नहीं डाला गया होता तो ये आंदोलन जो है बहुत कुछ कर जाता। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन में भले ही नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन में जनता जो थी इतनी ज्यादा एकदम से पागल हो चुकी थी कि भाई अब उसको ये सब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए था, अब उसको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद जनता ने खुद नेतृत्व संभाला और सरकारी इमारतों, संचार व्यवस्था और रेल लाइनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी कि सरकारी चीजों को जो है, सब सरकारी दफ्तरों को तोड़ना फोड़ना शुरू हो चुका था। जनता किसी के कहने सुनने में अब नहीं थी, क्योंकि इनके नेताओं को बंद कर दिया गया था। जनता और एकदम से पगला चुकी थी। ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल चुकी थी। इस आंदोलन से पूरी जनता, चुकी हर वर्ग के लोग, महिला से लेकर के पुरुष तक, किसान से लेकर के बड़े बड़े अमीर लोग तक, सब आंदोलन में आ चुके थे शामिल। सत्ता की नींव हिल चुकी थी। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह एहसास करवा दिया था कि अब ये भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अधिक समय तक नहीं टिक सकेंगे और शासन यहाँ पर अब ज्यादा दिन तक उनका बचा नहीं है। अंग्रेजों को यह विश्वास हो चुका था। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी इस आंदोलन के माध्यम से बना। इस विद्रोह ने विश्व समुदाय का ध्यान भारत की ओर खींचा और अमेरिका जैसे देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाया। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम भारत को स्वतंत्र नहीं करोगे तो हम तुम पर, मतलब कि सारे देशों ने कहा, क्योंकि अमेरिका ने मदद करी थी द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की। इंग्लैंड हार चुका था, लेकिन अमेरिका ने जापान पर 2
परमाणु गिराए थे नागासाकी हिरोशिमा नाम के 2 स्थानों पर, लिटिल मैन फैट मैन नाम के। तो उससे क्या हुआ था, अमेरिका कह रहा था कि भाई अब ऐसे हमको युद्ध नहीं चाहिए कहीं पर भी। तो ऐसे में क्या हुआ, निष्कर्षतया यह आंदोलन भले ही तत्काल आजादी नहीं दिलवा पाया, लेकिन इसने भारत की आजादी का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। अब बस केवल कागजी चीजें बाकी थी। बाकी 1942 के आंदोलन ने, अगस्त क्रांति ने सब कुछ कर दिखाया था। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। भारतीय संविधान के मूल मूल रूप से केवल अधिकारों की बात करी गई थी। मौलिक कर्तव्य तो बाद में शामिल किया गया था। ये रसिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, सोवियत संघ के। कर्तव्यों की प्रावधान नहीं था पहले, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। 42 नंबरवां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इमरजेंसी के दौरान। संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि क्या था, अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जब मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे तब केवल 10 ही थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। मुख्य बिंदु, स्रोत इसका क्या है, इसे रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जो सोवियत संघ था, जो बाद में टूट गया था 1995 में, उससे लिया गया है। संख्या, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वां कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। प्रमुख कर्तव्य की बात करें, संविधान का पालन करना सबसे पहला कर्तव्य, तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना दूसरा कर्तव्य, ऐसे ही भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सब कुछ ये मौलिक कर्तव्य ही है। ठीक है। प्रकृति की बात की जाए तो ये कानूनन बाध्यकारी नहीं होते हैं, अर्थात इसका पालन न करने पर सजा का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। अगर आप इसका पालन नहीं भी करते हैं तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन आप खुद ही सोचो, जो भारत देश आपको 6 मौलिक अधिकार दे रहा है, वो आपसे इतना भी कर्तव्य नहीं कर सकता कि उस आप तिरंगे झंडे का सम्मान करें, आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करें। ये तो हमारे जो है हमको करना चाहिए, स्वतः ही करना चाहिए। ठीक है। तो जहां पर हमको अधिकार दिए जाते हैं वहां पर हमसे कुछ काम भी करवाइए। जैसे आपके पिताजी आपको कुछ अधिकार देते हैं अपने खेत पात में, तो आपसे कुछ काम भी करवाएंगे। आप अपने पिताजी का कुछ काम करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी का काम किया है। तात्पर्य यह है कहने का कि अगर आप जो है अधिकार लेते हैं किसी मतलब अपने देश से, तो अधिकार के जब डट करके अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो आपको कर्तव्य भी करना चाहिए। लेकिन यहां तक छूट दी गई कि आप अगर कर्तव्य का पालन नहीं भी करते तो भी आपको सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसके अंदर भारत माता रहती हैं, वो व्यक्ति जो है इन चीजों को वैसे मान लेता, स्वतः ही मानता है। तिरंगा झंडा या कहीं पर राष्ट्रगान देखता हो, सुनता है, यहाँ तक कि टीवी वगैरह में, मोबाइल में अगर राष्ट्रगान बज जाता है तो हम लोग सीधे सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक आदर्श नागरिक के रूप में इसका पालन करना नैतिक जिम्मेदारी है हमारी। निष्कर्षता कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलवाते हैं कि यदि वे अधिकारों का आनंद लेते हैं तो राष्ट्र के प्रति उनकी कुछ सीमाएं और जिम्मेदारियां भी हैं जिनको उनको निभाना चाहिए और जरूरी भी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषताओं के बारे में बताएं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से मशहूर हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान का भाग 4 होता है। इसी भाग 4 में जो है इनका मेंशन किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो है न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, ये देश कर भी सकता नहीं भी कर सकता है। इसको लेकर के आप कानून इसके राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है। उत्तर, भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है, इसका वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत को एक सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ये।
मूल अधिकारों के विपरीत है ये, क्योंकि मूल अधिकारों को आप न्यायालय में जो चुनौती दे सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का खंडन हो रहा है, कोई देश, अगर आपका देश ही प्रधानमंत्री आपके खिलाफ है तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जा सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन अगर जो है अगर ये काम नहीं हो रहा है, मौलिक ये नीति निर्देशक तत्वों में जो चीजें लिखी हैं उसका पालन नहीं भी हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राज्य अपना करता है कि नहीं करता है। देश का एक कर्तव्य होगा कि वो अपनी जनता के लिए कल्याणकारी चीजें लागू कर सकता है, नहीं भी लागू कर सकता है, इसके लिए आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। इन्हें लागू करवाने के लिए कोई नागरिक अदालत नहीं जा सकता, ये वाद के योग्य नहीं है, यानी कि ये नॉन जस्टिएबल है। जबकि मौलिक अधिकार जो है जस्टिएबल है, वो न्याय के योग्य है। शासन के लिए मूलभूत, अनुच्छेद 37 इसमें कहता है कि ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करें। कर्तव्य है लागू करें, लेकिन वो अगर नहीं लागू करते हैं तो हम आप जो है उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। जैसे कि मौलिक कर्तव्यों का जब हम ध्यान बताते हैं, मौलिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं किया जाता। ऐसे ही यहां पर भी है कि हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार देश इसका पालन करते हैं, इसको लागू करते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य में लागू होते हैं। ऐसे ही एक जिम्मेदार नागरिक, एक आदर्श नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विस्तृत क्षेत्र, इसमें गांधीवादी विचार, खास करके ग्राम पंचायत, समाजवादी विचार, समान कार्य के लिए समान वेतन, और उदारवादी विचार यानी समान नागरिक संहिता का मिश्रण किया गया है। यानी उदारवादी विचार, समाजवादी विचार और गांधीवादी विचार का समन्वय करता है ये नीति निर्देशक तत्व। इसमें सारे विचार हैं, क्योंकि इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी गई है, ग्राम पंचायतों गठन की बात करी गई है, साथ ही साथ में समान नागरिक संहिता की बात भी इसमें करी गई है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ये तत्व भविष्य की सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक है, यानी गाइड का काम करते हैं, ताकि वे जनता की भलाई के लिए सही नीतियां बना सकें और जनता उसका लुत्फ उठा सके, लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच क्या अंतर है, उल्लेख कीजिए। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन संवैधानिक और व्यवहारिक रूप से इसमें बड़ा अंतर है। ठीक है, प्रमुख अंतर की बात किया तो आकार में अंतर है। देखिए, मंत्री परिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक बड़ा निकाय होता है मंत्री परिषद, जिसमें 60 से 70 मंत्री लगभग में शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल जो होता है कैबिनेट होता है, एक छोटा विषय होता है, जिसमें केवल 15 से 20 मुख्यमंत्री ही शामिल होते हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री यानी इंपॉर्टेंट मंत्री जो होते हैं, 15 से 20 मंत्री जो होते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल में, और मंत्री परिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं। श्रेणियां, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, यानी मंत्री परिषद जो होती है उसमें मंत्रिमंडल भी शामिल होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री है, बेसिकली इंपॉर्टेंट मंत्री, वो कैबिनेट में होते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं ये सब मंत्री परिषद में शामिल होते हैं और कैबिनेट भी उसी में शामिल होता है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही बैठते हैं। बैठकों की अगर बात की जाए तो मंत्री परिषद की बैठकें कम होती हैं, जबकि मंत्रिमंडल की बैठकें हर हफ्ते होती रहती हैं। और देश के सभी बड़े फैसले जो होता है मंत्रिमंडल की जो है ही निर्णय पर लेते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट वाले मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके पास पावर ज्यादा होती है और वही मेन काम करते हैं, वही कार्यपालिका के मुख्य होते हैं, कौन, मंत्रिमंडल के लोग। शक्तियों की बात की जाए तो मंत्रिमंडल ही मंत्री परिषद की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, यानी मंत्री परिषद की शक्तियां होती हैं वो मंत्रिमंडल के पास ही निहित होती है, मंत्रिमंडल ही सब कुछ देखता है, बस वो अपना और मंत्री होते हैं कुछ काम के लिए, बाकी सब कुछ देखता मंत्रिमंडल, कैबिनेट वाले ही देखते हैं। या सरकार की नीतियों का निर्माण भी या निर्धारण भी मंत्रिमंडल वाले ही करते हैं। निष्कर्षतः संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा मंत्री परिषद का मंत्रिमंडल होता है, जो सरकार को चलाता है, कौन, मंत्रिमंडल, यानी जिसमें कैबिनेट मिशंस मतलब कैबिनेट जो होते हैं दर्जा के मंत्री शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है इसको बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जैसे कि देश की या केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ऐसे राज्य की कार्यपालिका का मुख्य प्रधान मुख्यमंत्री होता है। उसकी शक्तियां और कार्य इस प्रकार है। पहला, मंत्रिपरिषद के संबंध में
वह मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देता है और विभागों का वितरण करता है। किसको कौन सा विभाग देना है, मुख्यमंत्री डिसाइड करता है किस मंत्री को क्या देना है, किसको क्या बताना है, किस विधायक को कैसा मंत्री पद पर डालना है, वह सब। यदि वह इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद जो होती भंग हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री जो होता है वो इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग भी हो सकती है। दूसरी बात है राज्यपाल, किस संबंध में, वह राज्य प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देता है। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है मुख्यमंत्री। तीसरी बात, विधानसभा के संबंध में अगर बात की मुख्यमंत्री के बारे में तो वह सदन का नेता होता है, यानी कि विधानसभा का नेता होता है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है और सदन के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा भी मुख्यमंत्री ही करता है। जो काम प्रधानमंत्री देश के लिए करता है वही काम मुख्यमंत्री एक स्टेट एक राज्य के लिए करता है। अन्य कार्य की बात की जाए तो वह राज्य का योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य की जनता का मुख्य प्रवक्ता भी मुख्यमंत्री होता है, जो केंद्र तक उस राज्य की बातों को पहुंचाता है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि राज्य के शासन की धुरी मुख्यमंत्री होती है और मुख्यमंत्री ही होता है राज्य की धुरी। राज्य का विकास करना हुआ, डेवलप करना हुआ, कानून व्यवस्था जो होती है बनानी हुई, लागू करवानी हुई, सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। वो अपने मंत्रियों के माध्यम से चीजों करवाता है, उसी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। संविधान में उल्लिखित 5वीं अनुसूची पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये प्रमुख प्रावधान की अगर बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्र देखें, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल की भूमिका की अगर बात की तो राज्यपाल इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हर साल राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजता है। उसे यह शक्ति है कि वह संसद या विधानमंडल के किसी कानून को इन क्षेत्रों में लागू करने से रोक सके या संशोधित कर सके, क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति या जनजातीय इलाके जो है, उनके लिए बेसिकली प्रावधान करता है। जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी की स्थापना वगैरह भी होती है। 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य जो है शामिल होते हैं। यह परिषद जनजातियों के कल्याण के लिए बनाई जाती है और इन परिषदों से पूछ करके ही सरकारें वहां पर कुछ काम करती हैं, क्योंकि ये लोग जनजाति की चीजों को जानते हैं, समझते हैं। कानूनों का अपवाद, राज्यपाल इन क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के संरक्षण और साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण के लिए विशेष नियम बना सकता है। ठीक है, के बाद ध्यान, निष्कर्षतः अनुसूची आदिवासियों की संस्कृति यानी कल्चर को और उनकी भूमि को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करती है जनजातीय इलाकों को। यह अनुसूची कौन सी, 5वीं अनुसूची, शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 9वां नंबर प्रश्न आप देखिए, केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि जो सेंट्रल स्टेट का बीच का रिलेशनशिप है, संबंध है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, भारत एक संघीय यानी फेडरल ढांचा है, संघीय ढांचा है, जहां केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का 3 भागों में बंटवारा किया गया है। पहला है आपका विधायी संबंध। विधायी संबंध की बात की यानी कि जो कानूनी संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक जो है बताया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां शामिल, 3 सूची हैं। कौन कौन सी? पहली सूची संघ सूची, जिसको केंद्र सूची भी कहते हैं, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी सूची है राज्य सूची, इसमें जो विषय शामिल है राज्य सूची में, उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनमें शामिल विषयों पर दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है। यदि दोनों के बीच विवाद हो जाता है तो केंद्र कानून प्रभावी होगा। यानी कि अगर समवर्ती सूची में अगर कोई विषय शामिल है, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सूची में जैसे आपका मिलिट्री का आ गया, पूरा विदेशी मामला हो गया, राज्य सरकार के अंदर पुलिस प्रशासन जो होता है पुलिस वाला आता है, तो पुलिस को लेकर के केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उस पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार है। लेकिन शिक्षा केंद्र सूची का विषय भी है और राज्य सूची का विषय भी है। तो शिक्षा के मामले में मान लेते हैं शिक्षा पर किसी मुद्दे पर शिक्षा के राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया है और केंद्र ने भी बना दिया बाद में, तो केंद्र का पावरफुल ज्यादा होगा, राज्य का नहीं होगा। जब विवाद हो जाता तो राज्य का मान्य नहीं होगा, केंद्र का मान्य होगा वहां पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा संबंध केंद्र राज्य संबंध का, यह तो हो गया आपका कार्यात्मक। तो ये दूसरा होगा प्रशासनिक संबंध। पहला कौन संबंध है? विधायी यानी कानून से संबंध। दूसरा है आपका प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 से 263
केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश दे सकती है। आपातकाल के समय राज्य पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में आ सकते हैं। यानी कि कहा गया कि भाई अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो राज्य जो होंगे वो केंद्र के हिसाब से चलेंगे। तीसरी बात है वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक जो व्यवस्था है, करों का बंटवारा किया जाता है वित्तीय संबंध। यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है कि भाई कितना टैक्स, किस मुद्दे पर टैक्स जो है राज्य सरकार लेगी, किस मुद्दे पर टैक्स केंद्र सरकार लेगी, इसको लेकर के बंटवारा होता है। राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए केंद्र से मिलने वाली ग्रांट यानी ग्रांट इन एड पर निर्भर रहते हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का झुकाव मजबूत केंद्र की ओर है। यानी केंद्र यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, कहां पर, भारत में, ताकि देश की एकता और अखंडता को खतरा न उत्पन्न हो। और ये एकता और अखंडता हमेशा बनी रही, इसीलिए केंद्र को पावरफुल बनाया गया है। अगर राज्य को इतना पावरफुल बना दिया जाता तो राज्य जो है आए दिन जो है टर्राते रहते कि हमको वाला करो, ये करो, दुनिया भर का टीम टाम बोलते। केंद्र पावरफुल है इसलिए राज्य जो है ज्यादा उड़ते नहीं है। लेकिन हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेशन फेडरलिज्म की मांग बढ़ी है, ताकि राज्यों को अधिकार स्वायत्तता भी मिल सके। इसको लेकर के राज्यों ने तमाम मांगे शुरू की है। हालांकि ये मिलने वाला कम ही लगता है, बाद में देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। खंड 7 असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। महात्मा गांधी की क्या भूमिका असहयोग आंदोलन को लेकर के, इस तरीके से आप समझ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप जान पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। देखिए 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये पहला राष्ट्रवादी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जिसमें जनता ने भाग लिया खूब ज्यादा। इसमें गांधी जी की भूमिका निर्णायक रही। पहली बात, आंदोलन की पृष्ठभूमि और आधार। गांधी जी ने महसूस किया इस आंदोलन के माध्यम से कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे ब्रिटिशर्स को तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक प्रकार से अपना हथियार बनाया और इस आंदोलन को सत्य और अहिंसा के आधार पर आगे बढ़ाया और कहा कि हम जो है आपका सहयोग नहीं करेंगे। आ माने नहीं, सहयोग माने से करना, यानी हम सहयोग नहीं करेंगे। रचनात्मकता कार्यक्रम। गांधी जी ने न केवल विरोध की बात की बल्कि रचनात्मक कार्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी अपनाने, चरखा चलाने, खादी पहनने और छुआछूत मिटाने का आह्वान किया जनता से। इससे आंदोलन सामाजिक सुधार से भी जुड़ चुका था और जनता जो है अपने चीजों को, विदेशी चीजों को त्यागने लगी और स्वदेशी चीजों को लेकर के आगे बढ़ने लगी। व्यापक जन सहभागिता भी गांधी जी को यहाँ पर मिल चुकी थी। गांधी जी के प्रभाव में के कारण ही पहली बार किसान भी इनके साथ आए, मजदूर वर्ग भी इनके साथ आया, छात्र और महिलाएं भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे गांधी जी के साथ। वकीलों ने अदालतों को जाना छोड़ दिया, छात्रों ने सरकारी स्कूलों को जाना छोड़ दिया। ये सब चीजें गांधी जी के नेतृत्व में होनी शुरू हो चुकी थी। यह आंदोलन एक बड़ा रूप धारण कर रहा था। चौथी बात, हिंदू मुस्लिम एकता भी गांधी के समय में थी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। ऐसे में खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिमों का आंदोलन था, उसको एक प्रकार से गांधी जी ने अपना आंदोलन कर लिया और गांधी जी उसका भी समर्थन करने लगे। ऐसे में जो खिलाफत आंदोलन के जो कर रहे मुसलमान जो लोग थे, विरोध कर रहे थे अंग्रेज का, वो सब लोग जो है गांधी जी के पक्ष में आ गए। जब जोड़ दिया तो इससे अभूतपूर्व सांप्रदायिक एकता स्थापित की गई, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा चुकी थी, क्योंकि हिंदू मुसलमान को बांट करके ये लोग अपना रोजी रोटी चला रहे थे। अब चूंकि मुसलमान हिंदू सब एक हो चुके थे। पांचवी बात, चौरी चौरा की घटना हो जाती है इस आंदोलन के दौरान। चौरी चौरा गोरखपुर का एक इलाका है, एक पुलिस चौकी थी। जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में पुलिस ने रोका, कुछ मतलब बताया, पुलिस के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस की कुछ की होगी, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया और जब पुलिस भाग करके जो है थाने में, चौकी में जाकर के छुप जाते हैं, पूरी चौकी को घेर करके आग लगा दी जाती। पूरी चौकी में जितने लोग थे सब झुलस करके मर जाते हैं। चौरी चौरा और आंदोलन की वापसी। जब 1922 में चौरी चौरा में हिंसा होती है तो गांधी जी ने क्या किया, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए आंदोलन वापस ले लिया। यद्यपि कई नेता इससे नाराज हुए, लेकिन गांधी जी ने साबित किया कि उनके लिए अहिंसा राजनीति से भी ऊपर है और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। कई सारे लोग गुस्सा हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब हिंसा आ चुकी है, ऐसे में आंदोलन को कभी भी भंग किया जा सकता है और ब्रिटिशर्स कभी भी गोली चला सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्होंने वापस कर लिया। निष्कर्षतया कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों के दायरे से निकाल करके
एक जन आंदोलन बना दिया, क्योंकि इससे पहले अभी तक केवल विद्वान बड़े लोग ही आंदोलन करते थे। अब जो है जनता ने भी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों का खौफ निकाल दिया। जो जनता के मन से जो अंग्रेजों का खौफ था उसको निकाल दिया किसने? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारे वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा जो है इसी से लिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। प्रमुख विशेषताएं इसकी कुछ इस तरीके से, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को मिला करके एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। हालांकि रियासतों के शामिल न होने से यह कभी लागू नहीं हो पाया और भारतीय संविधान में कम से कम नहीं तो 100 से अधिक अनुच्छेदों को इसमें शामिल कर लिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता, 1919 के द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वशासन का अधिकार दिया गया। अब प्रांतीय मंत्री अपनी विधानसभा के प्रति जवाबदेही थी उनकी और वो खुद मालिक हुआ करते थे। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों से हट करके द्वैध शासन अब केंद्र में चला गया। रक्षा और विदेश जैसे मामले गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित हो चुके थे। शक्तियों का विभाजन हो चुका था। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया था, जो हमारे संविधान में भी देख रहे हो, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची यहीं से लिया गया है। संघीय न्यायालय और बैंक, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट और मुद्रा नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। ये सारी चीजें की गई, ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही की गई। अच्छा, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन सभी ओवरऑल अगर देखें तो ये ब्रिटेन की 1935 का अधिनियम उसमें भी इस सूची का प्रावधान था। सांप्रदायिकता की बात की तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बना करके विभाजनकारी नीति को और बढ़ाया गया। इसमें निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन कहा कि अनेक ब्रेकों वाली है और इंजन रहित मशीन है। फिर भी यह अधिनियम स्वतंत्र भारत में के संविधान के लिए एक मुख्य आधार बना। जो भारतीय संविधान है बेसिकली उसका मूल ढांचा जो है 1935 का अधिनियम ही रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा में आपके आते रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वह भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को, इसमें मौलिक अधिकार हैं जो पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, कानून के सामने सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संनिषेध है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, कानून की नजर में सब बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद आपका 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा। सारी चीजें इसमें बताई गई। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। इसमें बोलने की आजादी आपको दी गई है। कहीं पर आप सभा कर सकते हैं बिना हथियारों के, कहीं पर आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, आप देश में कहीं पर घूम सकते हैं। ठीक है, आपको घूमने की आजादी, कहीं पर आपको बसने की आजादी है, कहीं पर आप कोई धंधा कर सकते हैं, वो आजादी आपको दी गई है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी आपको देता है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगला मौलिक अधिकार आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें बाबू, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मानव तस्करी, जबरन मजदूरी या जो बेगारी प्रथा थी, बिना पैसे के लोग काम करवाते थे, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम कराने पर रोक भी लगाता है ये कानून। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक बालाश्रम और मानव तस्करी पर रोक है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है आपका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के में शामिल हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और धार्मिक संस्थान चलाने की आजादी है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को छोड़ सकता है और किसी भी धर्म का वो कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बचाने तथा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। जैसे मदरसे वगैरह जो है वो सब इसी के तहत अल्पसंख्यक जो है अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ये सब कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मूल अधिकार राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं और व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी आप और आपके बच रहे हैं, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करें। वैसे देख लीजिए, तीव्र गति से मैं चलूंगा, चले देख ही रहते भाई। 13 नंबर प्रश्न आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। देखिए, भारत सरकार, भारत का उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, न्यायपालिका के शीर्ष पर है। इससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, संविधान का रक्षक है, जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी यही है। ठीक है, इसका गठन, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है, इसको सीजीआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कॉलेजियम प्रणाली की सलाह पर। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्षेत्राधिकार इन पावर्स इनके पास क्या है, देखें, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जैसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो गया या 2 राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो गया, तो ऐसे विवादों को सुप्रीम कोर्ट देखता है। दूसरी बात, अपीलीय क्षेत्राधिकार इसके पास है, या देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, या उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील सुन सकता है। यानी अगर हाई कोर्ट से या कोई व्यक्ति नहीं सेटिस्फाई तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी इसी के पास है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानून प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, मांग सकता है। हालांकि यह सलाह मानना अनिवार्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है जज ने बता दिया राष्ट्रपति को कि भाई आप ऐसा कर सकते किसी कानून को बनाते समय, तो राष्ट्रपति माने ही। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है कि हम ये कानून बना रहे हैं या ये कानून हमारे पास आया पारित होने के लिए, क्या यह सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति भारत की। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत यह नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है, यानी कि एक 5 प्रकार की रिट की बात हो गई है इसमें, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये सब चीजें। अभिलेख न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय है, इसके सभी फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं और भविष्य में अन्य अदालतों के लिए कानून के रूप में काम करते हैं। जैसे कि किसी केस में किसी जज ने कोई मामला, कोई फैसला सुनाया है, अब वही मामला या उसी जैसा मामला कोई फिर से आ गया है, उस केस की दलील दी जाएगी कि भाई फलाने केस में फलाने जज ने ये निर्णय दिया था, इसी आधार पर हम ये निर्णय देते हैं। यानी अभिलेखीय न्यायालय है, यानी इन चीजों को लिख लिया जाता है, इनको जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े केसेस में, उसको नोट डाउन किया जाता है, और जब भविष्य में फिर से कोई मुद्दा उस पर आता है तो उस चीज को देखा जाता है, वो कानून की भांति काम करता है। कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय एक कानून होता है अपने आप में। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं इसी को अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, जो लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा बनाए रखता है। और भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है भारत, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्वतंत्र है। इस पर मोदी जी का कोई अधिकार नहीं है, राहुल गांधी जी का कोई अधिकार नहीं है, संसद का, कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट पर। ये फ्री है, एकदम से स्वतंत्र है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र की यही तो विशेषता है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संसद के गठन, शक्तियों और कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों के मिलने से बनती है। लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं और प्रथम सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं और द्वितीय सदन भी कहते हैं, इससे मिलकर के बनेगी। भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है ये। संसदीय शासन व्यवस्था या प्रणाली को अपनाया गया है। भारत ने कहां से अपनाया है? इंग्लैंड से अपनाया है, ब्रिटेन से, जहां संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। कानून बनाने का काम किसका है? ये संसद का है। संसद ही कानून को बनाती है। कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, उसको मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल उसको लागू करवाते हैं, और जो आपका न्यायपालिका है उससे जुड़े हुए विवादों का निपटारा करती है। संसद का गठन, लोकसभा, इसे जनता का सदन कहा जाता है। जनता के चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं, यानी सांसद जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, हम इनको वोट देते हैं, तो यही यहाँ पर जाकर के बैठते हैं लोकसभा। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 550, यानी 550 सदस्य हो सकता है, लेकिन 543 मौकाए वारदात पद हैं इस समय। ठीक है, हमने अति लघुत्तरी में समझ लिया था।
दूसरी है राज्यसभा। संसद इन दोनों से मिलकर के बनती है और राष्ट्रपति के मिलने से राज्यसभा। इसे राज्यों का सदन कहते हैं, क्योंकि उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पर छटनी होती है, 6 साल का इसका कार्यकाल होता है एक सदस्य का। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी विधानसभा जो है, यानी विधायक वगैरह इनको चुनते हैं, विधायकों के द्वारा निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, मैंने आपको बताया भी था। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसमें कोई भी विधेयक उसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पारित होगा, फिर उसके बाद में जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तभी वो कोई विधेयक जो है कानून जाकर के बनता है। संसद की प्रमुख शक्तियां और उसके कार्य देखिए। पहला, विधायी शक्तियां, कानून बनाना। संसद का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? देश के लिए कानून को बनाना। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद कानून बनाती है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, तब जाकर के वो कानून जाकर के बनता है। अन्यथा कानून पास ही नहीं होता। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं है तो कानून मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, वित्तीय शक्तियां। संसद का देश के खजाने का भी, यानी देश का जो खजाना है, वित्त, वो मामला पूरा संसद के हाथों में होता है। पूर्ण नियंत्रण होता है संसद का इस पर। सरकार बिना संसद की अनुमति के ना तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है। उसको पूरा हिसाब संसद को देना पड़ता है। बजट पास करना संसद का एक अभिन्न, मतलब एक अनिवार्य वार्षिक काम होता है। बजट में क्या क्या है, कितने का बजट है, कितना उसमें किया जाएगा, सारी बातें संसद में बतानी पड़ती हैं। आकर के जो वित्त मंत्री होते हैं सब कुछ बताते हैं। तीसरी बात, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखता है संसद। भारत में कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। अगर मंत्री कोई कानून बनाता है, कुछ भी लागू करता है, तो उसको जवाब संसद में जाकर के देना पड़ता है, संसद में उसको बोलना पड़ता है। सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके काम रोको प्रस्ताव ला करके या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया, कुछ अच्छा नहीं किया, तो अविश्वास प्रस्ताव भी आता है संसद में। निंदा प्रस्ताव से लेकर के और काम रोको प्रस्ताव, तमाम सारे प्रस्ताव आते हैं। प्रश्न पूछो वाला प्रस्ताव आता है। इसके माध्यम सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकारें भंग हो जाती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव बहुत जल्दी नहीं आता है, क्योंकि लेकिन जब आता है तब पूरा, अगर उतने सांसदों ने उसका जो है समर्थन नहीं किया प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता है और लोकसभा भंग हो जाती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वोट जो है सांसद विधायक ही देते हैं जो निर्वाचित हैं। इसके अलावा लोकसभा अपने अध्यक्ष, यानी स्पीकर, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, उसको लोकसभा का अध्यक्ष, उसको भी चुनने का अधिकार लोकसभा के सांसदों के पास ही होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव भी इन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पांचवा कार्य, संविधान संशोधन की शक्ति। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में बदलाव या संशोधन करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। संसद में कोई बदलाव करना हुआ, ये सब संसद ही करता है। संविधान में बदलाव करना हुआ 368 के तहत जो है, 368 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कैसे संविधान को बदला जाएगा। हालांकि वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती संसद, बाकी सब चीजों को बदल सकती है। छठी बात है, न्यायिक शक्तियां। संसद के पास राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति भी होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको हटाने का प्रावधान भी संसद के पास है। संसद में अगर लोग, मतलब 2/3 बहुमत से चीजें पारित करवाई जाती हैं और तमाम से चीजें होती है, मतलब एक लंबी प्रक्रिया महाभियोग की। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो है वही मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, वही बड़े बड़े लोगों को हटाने का प्रावधान वही होता है। ठीक है, जितने भी बड़े पद हैं उसको हटाने का प्रावधान महाभियोग होता है। संसद जो होती है वो राष्ट्रपति को हटा भी सकती है अगर पास करवा ले जाता है उसमें। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां जनता की समस्याओं पर बहस होती है और पूरे देश के लिए नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यह सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने पूरा देख लिया है। इसका पूरा PDF प्राप्त करने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9984 039 139 पर आप SMS कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर,
एसएमएस क्या करना है आपको, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की कोर्स की व्यवस्था कर दी गई अब की बार। देखिए ये एक आपके लिए ऑफर है कि वैसे 100 रुपए का फीस है, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, ठीक है। तो जैसे आपको स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा, मतलब कि क्या होगा, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। 5-5, 6-6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर साल वाले, पिछले साल के सब कुछ। लेकिन जो बच्चा प्रथम और सेकंड दोनों का जुड़ना चाहता है उसके लिए ऑफर यहीं पर आपका लागू होता है। मात्र 150 रुपए फीस जमा करके वो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पीडीएफ तो प्राप्त कर सकता है, वीडियो लेक्चर भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह बच्चा सेकंड सेमेस्टर की लाइव क्लास वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है इसी में, यानी इसी पैसे में 6 महीने तक उसको पढ़ाई, मतलब कि उसमें क्लास होती रहेगी। यानी कि आपका जनवरी के बाद से क्लास, जैसे आपका पेपर समाप्त होगा फर्स्ट का, सेकंड वाली क्लास शुरू हो जाएगी तो उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा अगर 150 आप पेमेंट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का फीस केवल 150 है। मेरे हिसाब से आपके लिए वैध यही है और आपके लिए जरूरत भी इसी की है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भारत। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड, मां कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया आपका, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो ही गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया आपका, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, तो आप जुड़ सकते हैं। सारे विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, बिहार, राजस्थान, सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से प्यार दुलार बना रखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।